हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो सोशल साइंस हम कर रहे हैं या फिर कहें सोशल स्टडीज़ कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं सी टेट और अदर टेट एग्ज़ाम्स के लिए। मैंने आपको बताया भी था कि जो ये वो वाली जो सीरीज़ है ये पर्टिकुलर मैं सी टेट को ध्यान में रखकर करा रही हूँ, लेकिन जो इसमें सब्जेक्ट्स मैं कराऊँगी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी कराऊँगी और ये तीनों सब्जेक्ट्स आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेंगे जिसमें कि सोशल स्टडीज़ पूछा जाता है। बस डिफरेंस ये रहता है, किसी में 9th और 10th भी ऐड कर दिया जाता है और किसी किसी में उसका स्टेट की भी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऐड कर दी जाती है। लेकिन जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी है ये तीनों मतलब हर टेट एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो ऐसा होगा कि मतलब जो सी टेट के लिए है, सी टेट के लिए तो ये कंप्लीट पैकेज रहेगा आपका, लेकिन बाकी जो टेट एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा। जो मैं करा रही हूँ इसमें, जो एनसीईआरटी बेस्ड करा रही हूँ मैं, इससे अलग भी आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये ना सोचें कि बस यही काफ़ी रहेगा टेट एग्ज़ाम्स के लिए। सी टेट के लिए तो यही काफ़ी रहेगा। सी टेट के लिए ये वाले नोट्स और इसके अलावा पैडागोजी, तो यही चीज़ जो होगी वो सी टेट के लिए काफ़ी है। तो आज हमारी जो है सेकंड, मतलब वैसे तो थर्ड क्लास है लेकिन चैप्टर हमारा सेकंड है। पहली क्लास में हमने करा था सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम के बाद फिर हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे सेकंड वीडियो में। लेकिन आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर और वीडियो है हमारा तीसरा। तो आज हम देखेंगे ग्लोब को, ग्लोब के बारे में जानेंगे और ग्लोब पर जो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स लाइन हैं, अक्षांश और देशांतर लाइनें हैं, उनका क्या महत्व है और किस तरह से मेजर किया जाता है स्थान को, या टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाता है इनके थ्रू। ये सभी चीज़ें आज हम समझेंगे। अगर आप बेसिक से भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बताऊंगी और जो एडवांस लेवल पर समझना चाहते हैं उनके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे इसका। ग्लोब पर जो आपकी रेखाएं होती हैं, अक्षांश और देशांतर, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास हमारी। पहले बेसिक चीज़ों को समझ लेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम। सबसे पहले बेसिक फीचर हम देखेंगे। एक्सिस क्या होता है, पोल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, मतलब अक्ष, ध्रुव, और अक्षांश और देशांतर। ये नाम आपने अक्सर सुने होंगे लेकिन हर कोई नहीं जानता है डिटेल में इनके बारे में। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स जो हैं लैटिट्यूड के, जो अक्षांश रेखाएं हैं उनके जो समांतर लाइनें हैं, जो इम्पोर्टेंट समांतर लाइनें हैं उसमें से उनको हम समझेंगे। हीट जोन्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी के ताप कटिबंध, किस तरह से जो ताप का निर्धारण हम करते हैं कि कहाँ पर कितना टेम्परेचर रहता है पृथ्वी पर, कैसे हम निर्धारित करते हैं, ये सब समझेंगे। इसके बाद वाटर लॉन्गिट्यूड्स, तो लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में हम जानेंगे। लॉन्गिट्यूड से कैसे हम टाइम का निर्धारण करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं, ये भी समझेंगे। और स्टैंडर्ड टाइम के बारे में जानेंगे, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है और वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है उसके बारे में भी समझेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोब है क्या। तो जो ग्लोब है एक तरह से हमारी जो पृथ्वी है उसका मॉडल है। मॉडल तो आप जानते ही होंगे, जैसे आपको किसी बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाना हो तो उसके लिए आप एक तरह से मॉडल बनाते हैं, प्रतिरूप बनाते हैं, तो वही है ग्लोब। तो पृथ्वी जैसी ही हमारी दिखती है। पृथ्वी क्योंकि विशाल आकार में है, अगर हम उसका अध्ययन करना चाहते हैं, उसे हम समझना चाहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं उस पर, लोकेशन को समझना चाहते हैं, या फिर किसके दो स्थानों के बीच की दूरी को समझना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें समझना चाहते हैं अगर पृथ्वी के बारे में, तो उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प रहता है हमारा ग्लोब। तो ग्लोब जो है एक छोटा नमूना है, छोटा मॉडल है, जो कि हम पृथ्वी के रूप में देखते हैं और इस पर किस तरह से स्थानों का जो बंटवारा है वो किया गया है, किस तरह से, और किसका कितना रेशो है, कौन सा स्थान कितना बड़ा है, इस तरह से हम सारी चीज़ों का ही इसमें निर्धारण करते हैं। और बिल्कुल आप देख रहे होंगे इसमें जो ये ग्लोब है इसमें आपको ये मिलेंगे, पोल्स भी मिलेंगे। पोल्स मतलब ध्रुव। तो ये होता है उत्तरी ध्रुव और ये होता है दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि डायरेक्शन में आपने देखा होगा ऊपर होता है नॉर्थ और नीचे होता है साउथ।
तो उसी आधार पर ये भी निर्धारित किया गया है। तो ग्लोब को हमने जान लिया। ग्लोब एक तरह से हम पृथ्वी का छोटा मॉडल ले लेते हैं पृथ्वी को समझने के लिए। अब बात आती है लैटिट्यूड लाइन कौन सी होती हैं। तो लैटिट्यूड लाइन जो हैं वो होती हैं पृथ्वी के जो इस तरह से समानांतर खींची गई हैं, इस तरह से समानांतर जो लाइनें खींची गई हैं वो होती हैं लैटिट्यूड लाइन्स। इन्हीं को हम डिटेल में समझेंगे आगे भी और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे। इसके बाद आती है लॉन्गिट्यूड लाइन्स। लॉन्गिट्यूड होती हैं, लॉन्गिट्यूड से आप लॉन्ग से आप याद रख सकते हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड को हिंदी में कहते हैं देशांतर रेखाएं। तो कुछ इस तरह से ये होती हैं, देख रहे होंगे आप। तो जब ये दोनों रेखाएं मिलती हैं तो इस तरह से ग्रिड जैसी संरचना बन जाती है, बॉक्सेस बन जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, इनको याद रखने का तरीका ये है कि जो लेटी हुई हैं वो हमारी लैटिट्यूड लाइन है, मतलब अक्षांश रेखाएं हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करती रहूँगी चीज़ों को। तो जो भी माध्यम हो आपका, हिंदी या इंग्लिश, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन लाइंस को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो नॉर्थ और साउथ पोल मैंने बता दिया है आपको। नॉर्थ पोल होता है ऊपर और ये साउथ पोल होता है नीचे। डिटेल में जब आप और जानेंगे तो डिटेल में और अच्छे से समझ पाएंगे। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि हम कुछ चीज़ों को, बेसिक चीज़ों को समझेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो इसके बारे में आप जान लीजिए। हमने अक्सर सुना है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब अक्ष होता क्या है? अक्ष जो होता है पृथ्वी का, वो होता है ये चीज़ जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ना, ये लाइन जो आप देख रहे हैं निडल की तरह। जैसे मान लो आप गेंद में एक कोई सुई अगर आप निकाल दें इसमें, तो मतलब हम गेंद के स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। एक सेकंड में भी आपको दिखा देती हूँ। तो मान लीजिए ये गेंद जैसी संरचना हमने पृथ्वी की ले ली है, वैसे पृथ्वी ऊपर से चपटी रहती है, ध्रुवों के पास से चपटी रहती है। लेकिन हमारे पास और कोई एग्जाम्पल तो है नहीं, तो गेंद के थ्रू ही आप समझ लेते हैं। तो देखो, इसके बीचों बीच से इस तरह से एक धुरी निकली हुई है, मतलब एक सुई हम कह सकते हैं, एक सुई निकली हुई है। मतलब ये वैसे काल्पनिक है, पूरी तरह से काल्पनिक है ये। अब देखो, अगर ये पृथ्वी हमारी सीधी रहती तो सीधी कुछ इस तरह से दिखती है, इस तरह से ये संरचना दिखती है इसकी, इस तरह से। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आपको मैं दिखा देती हूँ। डिफरेंस ये है, देखो जो मैंने आपको भी दिखाया तो वो ऐसी संरचना है। यहाँ पर ये सुई बीच में गई हुई है पृथ्वी के, ये पृथ्वी है और ये कुछ इस तरह से होती पृथ्वी, अगर हमारी बिल्कुल सीधी पृथ्वी होती। और तो लेकिन इसका स्ट्रक्चर है कैसा? पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है 23.5 डिग्री, इस तरह से झुकी हुई है पृथ्वी। तो आप देख ही रहे होंगे, इसमें एंगल भी बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से होती। और अगर हम इस पर एग्जाम्पल देखें तो ये कुछ आपको ऐसी दिखती है, कुछ ऐसी दिखती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कुछ इस तरह से पृथ्वी आपको दिखाई देती है। तो यही जो है पृथ्वी का अक्ष कहलाता है। ये जो सुई जैसी संरचना है ये अक्ष कहलाता है पृथ्वी का। और पृथ्वी जो है इस पर ही इस तरह से मूवमेंट करती रहती है। पृथ्वी जो है हमारी इस तरह से मूवमेंट करती रहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है ये, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो अक्ष हमने समझ लिया, जो इसकी पृथ्वी की धुरी होती है इस पर ही ये मूवमेंट करती रहती है। अगर हम इसमें डायग्राम में देखें तो कुछ इस तरह से ये मूवमेंट करती है, इधर से इधर को जाती है। अब बात करते हैं पोल्स की, मतलब ध्रुवों की। ध्रुव किसे कहते हैं? तो जो हमारी पृथ्वी है ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी होती है। ये यहाँ पर थोड़ी चपटी मिलेगी आपको, यहाँ पर थोड़ी चपटी मिलेगी। तो इसका जो बिल्कुल नॉर्थ वाला जो बिंदु है पृथ्वी का, ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं नॉर्थ पोल। वैसे तो दोनों पार्ट्स को हम ध्रुव कहते हैं, दोनों जो पॉइंट है इसके, इसको हम कहते हैं ध्रुव।
लेकिन जो नॉर्थ में मिलेगा आपको, उत्तरी दिशा में मिलेगा, उत्तर दिशा में, उसको हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल। लेकिन जो दक्षिण दिशा में मिलेगा उसको हम कहते हैं साउथ पोल या फिर दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि ध्रुवों की तरफ मतलब ठंड ज़्यादा पड़ती है, उत्तरी ध्रुव पर ये हो गया, उत्तरी ध्रुव पर मतलब आपको बिल्कुल टेम्परेचर माइनस में मिलेगा, तो ऐसा कुछ आपने सुना होगा। और ऐसे ही साउथ पोल में भी होता है, टेम्परेचर यहाँ का बहुत ही कम रहता है। तो ध्रुव हमने समझ लिया, बाकी चीज़ें हम इसकी आगे और समझेंगे। अभी देख लेते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्या होती है? अब देखो, जो हमारी पृथ्वी है उसको अगर हम दो भागों में बांटना चाहें, थोड़ी सी सुविधा के लिए, मतलब जगह के निर्धारण के लिए, अगर हम उसको सुविधा के लिए बीच में से काटें या फिर लाइन खींच दें, तो ये बीचों बीच लाइन कुछ इस तरह की दिखेगी आपको। इसमें लाइन है वैसे तो, लेकिन मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको क्या करेंगे, बीच से अगर लाइन इस पर खींच देंगे तो कुछ इस तरह से बीच में से लाइन बन जाएगी। और बीचों बीच जो इसके लाइन होती है इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर या फिर भूमध्य रेखा, कई सारे नाम होते हैं इसके, 0 डिग्री भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का जो मेज़रमेंट है वो है 0 डिग्री। यहाँ से ही हम मेज़रमेंट करते हैं, जो भी हमें अक्षांशों का मेज़रमेंट करना होता है कि कितने डिग्री पर कौन सा अक्षांश है, क्योंकि ये हमने 0 डिग्री मान लिया। और ये इक्वेटर होती है हमारी लैटिट्यूड लाइंस के लिए, लैटिट्यूड लाइंस के अंदर ये आती है। तो इसमें क्या है, और चीज़ें देख लेते हैं। तो लॉन्गिट्यूड जो लाइन है, लैटिट्यूड जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड लाइन है, इसको ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। अब जो ये ऊपर वाला भाग है इसको तो हम कहते हैं नॉर्थ कहते हैं, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ। ऊपर वाले को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ हेमिस्फीयर, मतलब दक्षिणी गोलार्ध। तो इस तरह से अगर हम किसी स्थान की लोकेशन भी बताते हैं तो उसके साथ हम उत्तरी या फिर दक्षिणी भी जरूर ऐड करते हैं डिग्री के साथ साथ। तो आगे और चीज़ों को हम समझेंगे। तो नॉर्थ और साउथ किस में होते हैं, तो ये लॉन्गिट्यूड नहीं होना था, यहाँ पर लैटिट्यूड में आता है ये। तो ये लैटिट्यूड में नॉर्थ और साउथ होता है। लॉन्गिट्यूड की आगे बात करेंगे, अभी हमने बात करी है लैटिट्यूड की। और चीज़ें देख लेते हैं। इसको मैं कैमरा को ऑफ कर देती हूँ। तो देखो, बेसिक फीचर जो हम देख रहे हैं, अभी देखो मैंने आपको क्या बताया, पृथ्वी की धुरी जो है, धुरी के मध्य से कल्पना की गई रेखा। कल्पना का मतलब क्या है, ये हमने कल्पना की है, ऐसा नहीं है कि ये वास्तव में है, ये वास्तव में कोई ऐसी लाइन नहीं है। लेकिन ये जो रेखा हमने इस पर जो है कल्पना की गई है, इसी को बोलते हैं हम अक्ष या फिर धुरी, हम इसकी बोलते हैं पृथ्वी की। तो ग्लोब पर दो बिंदु जिसके माध्यम से सुई गुजरती है, दो ध्रुव हैं जिनकी हमने अभी बात करी है। उनमें से एक का नाम है नॉर्थ पोल मतलब उत्तरी ध्रुव, और एक का नाम है साउथ पोल मतलब दक्षिणी ध्रुव। तो निडल जिनके बीच में से जाती है, ये जैसे पृथ्वी कुछ इस तरह की है, तो निडल जो है एक तो ध्रुव ऊपर हो गया हमारा, एक हो गया नीचे। तो इनको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे उत्तरी ध्रुव, इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। अक्ष और ध्रुव काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो सारी रेखाओं की हम बात कर रहे हैं, ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, मेजरमेंट के लिए बनाई गई हैं। ऐसी कोई रेखाएं पृथ्वी पर नहीं हैं, तो सिर्फ ये काल्पनिक हैं। पूछा जा सकता है कि ये ओरिजिनल हैं या फिर काल्पनिक हैं, तो ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। जो हमारी पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मूवमेंट करती है। जैसे पृथ्वी है मान लो, तो ये ऐसे कुछ इस तरह से मूवमेंट करेगी, इस तरह से मूवमेंट करेगी ये। तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये मूवमेंट करती है। फिर है इसी प्रकार ग्लोब पर चलने वाली एक अन्य काल्पनिक रेखा जो इसे बराबर भागों में विभाजित करती है। तो जिसकी अभी हमने बात करी, एक और काल्पनिक रेखा है, वो कौन सी है, वो है इक्वेटर। तो ये ग्लोब पर बिल्कुल बीचों बीच हमने बनाई हुई है,
और इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा या फिर 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये क्या करती है, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो आधे भाग को तो हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो आधा नीचे का भाग है उसको हम कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है? इसकी इम्पोर्टेंस ये होती है कि ये जो है हमारी पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, और अगर हमें किसी की दूरी का पता लगाना हो, किसी स्थान की दूरी का, तो हम इसके थ्रू पता लगा सकते हैं। वैसे अगर पृथ्वी पे आपसे कहा जाए कि आप कहाँ पर हैं, तो आप बोल देंगे यहाँ पर है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगा? पृथ्वी तो गोल है, घूमते रहोगे। अगर कहीं आपको जाना है तो मान लो आपको यहाँ से यहाँ जाना है, पृथ्वी है गोल, लेकिन कैसे पता चलेगा कि हमें किस लोकेशन पर पहुँचना है? तो ये जो लोकेशन है ये हमें पता चलती है सिर्फ कि इन्हीं रेखाओं की वजह से। जो हमारी ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइन्स होती हैं, अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती हैं, इनकी हेल्प से ही हम किसी भी स्थान की लोकेशन का पता लगाते हैं, और जीपीएस में भी इसी की हेल्प से पता लगाया जाता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के सभी समानांतर वृत्त अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं। अब देखो इसको समझते हैं हम। अब देखो ये जो इक्वेटर है, हमारी इक्वेटर लाइन जो है, और ये जो हमारा ध्रुव है, या फिर नीचे वाले ध्रुव की बात करें, ये इस पृथ्वी को एक समानांतर रेखाओं में से विभाजित करती है। समानांतर, ये समानांतर हैं, बिल्कुल पैरेलल लाइंस हैं ये। तो एक तरह से ये इक्वल पार्ट में जो है पृथ्वी को विभाजित करती हैं, जिससे कि हमें बहुत सारी चीज़ों की सहूलियत रहती है। आगे पता चलेगा हमें कि किन किन चीज़ों की हमें सुविधा हो जाती है इनसे। इसके बाद देखते हैं कि भूमध्य रेखा जो है जीरो का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब ये रिप्रेजेंट करती है 0 डिग्री को। अब ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे बीचों बीच ये लाइन आ गई, इसको हम मान लेते हैं 0 डिग्री। अब 0 डिग्री के बाद इधर की जो लाइनें होंगी वो एक एक करके बढ़ेंगी, मतलब जैसे 1 डिग्री हो गई, 2 डिग्री हो गई, 3 डिग्री हो गई, 4 डिग्री हो गई। इस तरह से करके हमारी ये 90 डिग्री तक यहाँ तक लाइनें होती हैं। ध्रुव तक जो लाइनें होती हैं वो होती है हमारी 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री तक ये एंगल बनाती हैं 0 डिग्री से, यहाँ से। और यहाँ से अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर भी यही होता है। आगे देखते हैं। तो भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त का 1/4 है। अभी वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, देखो चौथाई समझ लेते हैं कैसे होता है। देखो अगर हम फिर से बॉल की सहायता से समझें तो हम देख लेते हैं, इस थ्रेड की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो ये जो हमने वृत्त बना दिया, ये जो है पृथ्वी की संरचना भी कुछ ऐसी ही है। आप जो मैप पर देखते हैं ना, वो आपको फ्लैट पृथ्वी दिखाई जाती है, लेकिन वो कुछ इस तरह से ही गोल होती है पृथ्वी। ऐसे ही जितना पार्ट आपको सामने से दिखता है उतना ही पार्ट इसके पीछे भी ऐसे ही रहता है। तो ये गोल है हमारी पृथ्वी कुछ इस तरह से ही, मतलब लेकिन ध्रुवों पर से चपटी होती है ये, और वैसे साइड से आप देखेंगे तो गोल होती है। तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहता है पृथ्वी का भी। अब मान लो हमसे क्या कहा गया इसमें, भूमध्य रेखा से किसी भी ध्रुव की दूरी जो है पृथ्वी के चारों ओर वृत्त का 1/4 हिस्सा है। तो पृथ्वी के चारों ओर का वृत्त ये हो गया हमारा भूमध्य रेखा पे। तो ये जो है, अब हम इस थ्रेड को अगर खोलें तो हमारे इतना हो गया। इसका अगर हम 1/4 हिस्सा करें, ये तो हाफ हो गया, डबल हो गया है, ये हो जाएगा इतना हिस्सा। और ये कहाँ से मेज़र किया जाता है? ये किया जाता है यहाँ से। भूमध्य रेखा तो बीचों बीच है, तो इसको हम अगर ध्रुवों तक यहाँ तक नापेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 हिस्सा। यहाँ से हाफ से ऊपर ध्रुव तक अगर हम इसको मेज़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 हिस्सा। और ये जो दूरी होती है विषुवत रेखा से यहाँ तक की, ये हमारा कहलाता है 90 डिग्री का एंगल। अब देखो ये जो अगर सीधी ये वाली सीधी लाइन हो गई, ये हमारी कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर हो गया,
तो क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल आपने देखा होगा, बिल्कुल सीधा होता है, बिल्कुल सीधी जो रेखा होती है आधार पर अगर आप सीधी रेखा खींचते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो इसी के आधार पर ये इसकी दूरी निर्धारित की गई है कि इक्वेटर से ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो 90 डिग्री होती है। आई होप कि आप समझ गए होंगे ये चीज़। आगे देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर भी समझ लेते हैं एक बार डायग्राम में भी। देखो यहाँ पर देखो इक्वेटर से समझ लेते हैं एक बार इसको, इसी चीज़ को। मान लो ये इक्वेटर वाली लाइन है और ये गोल है। अब क्योंकि पृथ्वी गेंद जैसी संरचना है बिल्कुल कुछ कुछ, तो जो ये हिस्सा हमारे सामने की तरफ दिख रहा है यही हिस्सा हमारा पीछे की तरफ भी है, तो गोल हो गया, सर्कल बन गया एक तरह से। तो ये जो लाइनें हैं, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये इस तरह से सर्कल बनाती हैं। ये सारी रेखाएं जो हैं इस तरह से ही सर्कल बनाती हैं। और ये जो सर्कल होता है भूमध्य रेखा वाला, ये इसका पूरे सर्कल का 1/4 भाग यहाँ से यहाँ तक होता है, यहाँ से यहाँ तक ध्रुव तक की दूरी। तो ये कितना एंगल बन जाता है, ये बन जाता है 90 डिग्री एंगल। और ये जो आपके एंगल मेज़र किए जाते हैं ना, ये सभी एंगल यहाँ से मेज़र किए जाते हैं, ये यहाँ से मेज़र किए जाते हैं कुछ इस तरह से। ये जो आप डिग्री देख रहे हैं कुछ इस तरह से। तो इस तरह से पूछा जाता है। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ये क्यों ज़रूरी है समझना। तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ से हम मेज़र करते हैं अगर हमें एंगल पता करना होता है कहीं का भी। और ये है हमारी लॉन्गिट्यूड लाइंस, आगे पढ़ेंगे हम। इसको यहाँ पर बीच में रख देते हैं। तो देखो ऐसी सभी समानांतर अक्षांशों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। मतलब ये जो अक्षांश है ना, ये जो हमने भी रेखा देखी है, ये ऐसा नहीं है कि बस एक इक्वेटर वाली लाइन है, भूमध्य रेखा ही है। भूमध्य रेखा के अलावा जो है हमारी और भी लाइनें हैं। सबसे पहले तो क्या है, हमारा ये एक भूमध्य रेखा जो है इसको 2 भागों में बांट देती है पृथ्वी को, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश। ये हेमिस्फेयर में बांट देती है। और जो ये हेमिस्फेयर के ऊपरी वाले भाग में होती हैं, ये नॉर्थ हेमिस्फेयर में जो लाइनें होती हैं उनको हम कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और जो साउथ वाले पार्ट में होती हैं इनको हम कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो जब भी आप डिग्री के साथ लिखते हैं, अगर ऊपर वाले पार्ट को आप लिखेंगे तो आप नॉर्थ लगाते हैं हमेशा। आपने कर्क रेखा सुना होगा, कर्क रेखा हमारे कितने डिग्री पर है, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। तो एन लगा हुआ आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, और नहीं देखा है तो अभी देख लेना। तो जो हम मेज़र करते हैं इनका डिग्री, उसके बाद हम एन या फिर एस जरूर लगाते हैं अक्षांश रेखाओं में। मकर रेखा में हम लिखते हैं 23.5 डिग्री एस, क्योंकि कर्क और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर ही हैं। तो उनका हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है लोकेशन, तो वो नॉर्थ और साउथ लिखने से ही पता चलता है। कर्क रेखा नॉर्थ में है और मकर रेखा साउथ में है। आगे और डिटेल में जानेंगे। तो देखो अब बात ये आती है कि आखिर इनकी ज़रूरत क्यों है, हमें नॉर्थ और साउथ लिखने की ज़रूरत क्यों है। तो इसका एक बहुत ही अहम रोल है और ये आपको अभी समझ में आ जाएगा। तो देखो प्रत्येक अक्षांश के मान के बाद एन या फिर एस शब्द जो है आता है, एन और एस आता है। एन जो है रिप्रेजेंट करता है नॉर्थ को, एस रिप्रेजेंट करता है साउथ को। अगर हम 2 लोकेशन की बात करें, जैसे भारत में महाराष्ट्र में चंद्रपुर और बेलो हॉरिजनेट ब्राज़ील में, तो 2 ये अलग अलग सिटीज़ हैं, लेकिन ये जो स्थित हैं ये एक ही मतलब अक्षांश पर स्थित हैं। एक ही अक्षांश से कैसे, मतलब ये 20 डिग्री अक्षांश पर अवेलेबल है, मतलब 20 डिग्री अक्षांश पर उपस्थित है। लेकिन अंतर क्या है इनमें, जो हमारा चंद्रपुर है वो यहाँ पर है और ये ब्राज़ील है यहाँ पर, ब्राज़ील का बेलो। तो अब ये इक्वल कैसे हो गया, अभी इसको समझते हैं, डायग्राम में समझ लेते हैं, आगे चलते हैं। देखो ये रहा हमारा, पहले देख लेते हैं ब्राज़ील का शहर। ब्राज़ील का जो शहर है वो है यहाँ पर बेलो, और जो इंडिया का है चंद्रपुर वो है यहाँ पर। ये भी मैंने जूम करके मैप दिखा दिया आपको। अब इनको वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं।
वर्ल्ड मैप पे अगर हम देखें तो ब्राज़ील का ये शहर यहाँ पर आएगा लगभग, और जो इंडिया का शहर है वो यहाँ पर आ जाएगा लगभग, यहाँ पर। तो अब अंतर देख रहे हो आप। इक्वेटर अगर हम बीच से खींच दें ऐसे ही अंदाजे के लिए, इक्वेटर आ गई यहाँ पर, तो देखो ये तो इक्वेटर के ऊपर आ रहा है ये वाला सिटी, और ये वाला इक्वेटर के नीचे आ रहा है। अब हमें एग्जैक्ट लोकेशन कैसे पता चलेगी? जिसने मैप नहीं देखा उसके बिना कैसे पता चलेगा? तो इसी के लिए, इसी सुविधा के लिए हम लिखते हैं नॉर्थ और साउथ। अब अगर हम इसके 20 डिग्री के साथ लिख दें 20 डिग्री नॉर्थ, तो अब ये इजीली हम पहचान सकते हैं कि मतलब नॉर्थ की बात हो रही है, इस वाली लोकेशन की बात हो रही है। और अगर हम 20 डिग्री साउथ लिख दें तो तब भी हम समझ जाएंगे कि ब्राज़ील के इस शहर की लोकेशन की बात हो रही है और ये यहाँ पर स्थित है। तो इस तरह से हमें सुविधा रहती है लोकेशन पता करने के लिए अक्षांश रेखाओं की मदद से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्यों खींची गई हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ये हमने ही खींची हैं इस तरह की ही सुविधा के लिए और पृथ्वी के थोड़ी स्टडी के लिए कि पृथ्वी पर क्या चीज़ कहाँ पर है, लोकेशंस का एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। अब देखो इसमें एक और फैक्ट दिया हुआ है अक्षांश रेखाओं से संबंधित। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं अक्षांश के समानांतरों का आकार घटता जाता है। अब देख लेते हैं कैसे, इसको क्लियर कर देते हैं। ये बात की जा रही है भूमध्य रेखा से, ये भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, मतलब इधर जाते हैं ऐसे, तो क्या होता है, इनकी जो ये समानांतर रेखाएं हैं इनका आकार घटता जाता है। आकार देखो कैसे घटता है। ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है आपको, फिर ये ऊपर जो हमने सर्कल खींचा है ये इससे छोटा हो गया, इसके बाद जो सर्कल खींचा ये इससे और छोटा हो गया, इसके बाद और जो सर्कल खींचे वो इससे और छोटे हो गए, और ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो वो बिंदु जैसा ही बन जाएगा। जो 90 डिग्री पर जो एक अक्षांश वृत्त है लास्ट वाला वो बिल्कुल बिंदु बन जाएगा, बिंदु जैसा, जो कि उत्तरी ध्रुव पे आपका पड़ेगा। तो इस तरह से क्या होता है, अक्षांश रेखाओं का जो आकार है वो घट जाता है ध्रुवों की तरफ जाने पर। तो कथन में, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है, सीटेट में अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इसीलिए मैं कह रही थी आपसे कि आपका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से अगर आप डेली क्लास फॉलो करेंगे तो ये कंसेप्ट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। फिर चाहे आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर चाहे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और चाहे कितनी स्टेटमेंट दे दे, 3 या 4, सभी का आंसर आप अच्छे से कर पाएंगे। और क्या है इसमें, तो ये हमने समझ लिया अक्षांश से समानांतरों का आकार कैसे घटता है। और आगे देख लेते हैं। अब देखो दो मतलब एक ये भूमध्य रेखा के बारे में तो हमने जान लिया, अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण अक्षांशों के बारे में जान लेते हैं हम। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, वैसे तो मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो एक तो ये हमारी बीच में रेखा हो गई इक्वेटर, इक्वेटर लाइन होगी बीच में, और ये जो हमारे लास्ट के पॉइंट होते हैं 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर ये हमारे कहलाते हैं ध्रुव। ध्रुव के बारे में मैंने बता दिया आपको। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये अक्षांश रेखाओं के अंतर्गत ही आते हैं, ये एक बिंदु जैसे वृत्त बन जाता है इनका, तो ये अक्षांश रेखाओं के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ये इंग्लिश में भी है, चाहे तो इंग्लिश में भी देख सकते हैं आप। तो अभी कुछ लोगों को दिक्कत आती है इंग्लिश और हिंदी में, तो इंग्लिश में देख लेते हैं चलो। तो इसमें देखो डायग्राम देख लीजिए। अभी हमने देखो 3 महत्वपूर्ण रेखाओं की बात करी है। 3 महत्वपूर्ण रेखाएं हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो हो गई इक्वेटर, एक हो गया है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल आपको यहाँ पर भी दिख जाएगा, एक हो गया है नॉर्थ पोल, एक हो गया नीचे साउथ पोल। तो ये 3 रेखाएं महत्वपूर्ण हमने देख ली, लेकिन इनके अतिरिक्त भी हमारी 4 और इम्पोर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं, समानांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जो क्यों महत्वपूर्ण है,
ये भी हम आगे जानेंगे। तो ये 4 लाइनें कौन कौन सी हैं, देखो ये स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहली लाइन है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब ये होती है हमारी कर्क रेखा। ये हम बात करने हैं नदर हेमिस्फीयर की, मतलब उत्तरी गोलार्ध की। तो देखो देख रहे होंगे आप डायग्राम में, जो ये वाली लाइन जा रही है ये हो गई बिल्कुल बीचों बीच से जो जा रही है पृथ्वी से, 0 डिग्री इक्वेटर कहते हैं, पृथ्वी को बीच से काटती है। इसके बाद हमारी 23.5 डिग्री पर ये वाली रेखा आती है, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। भारत के बीचों बीच से जाती है ये, तो ये होती है कर्क रेखा, जो कि इसकी लोकेशन क्या है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। तो ये आ गया यहाँ पर 23.5 डिग्री। देखो 0 डिग्री से अगर हम मेज़रमेंट करेंगे तो हमने कुछ इस तरह से किया है, 1 2 3 4 5 इस तरह से करके ये 23.5 डिग्री हो गया यहाँ तक। तो इस तरह से मेज़रमेंट होता है डिग्रीज़ में, और 23.5 डिग्री में यहाँ पर आपकी आ जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, और ये आती है आपकी नदर्न हेमिस्फीयर में। और देखो किस तरह से लिखा गया है, देख सकते हैं आप 23.5 डिग्री नॉर्थ लिखा गया है इसको हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, तभी हमें एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। इसके बाद आती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। तो ये हमारी मिलती है सदर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ। इसको भी हम यहाँ से देखो दक्षिण की तरफ मेजरमेंट करते हैं 0 डिग्री से। अब 0 डिग्री से देखो सभी ऊपर का भी मेजरमेंट होता है और नीचे का भी। तो नीचे हम अगर मेज़र करेंगे तो 23.5 डिग्री पर अगर हम पहुँचेंगे तो हमारी ये वाली रेखा आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब मकर रेखा। तो इसको हम लिखते हैं 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ इसलिए लिखेंगे क्योंकि ये दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी गोलार्ध में जो भी चीज़ की लोकेशन हम बताएंगे उसके लिए हम एस जरूर लगाएंगे, और जो नॉर्थ में लिखेंगे उसके लिए हम एन जरूर लगाएंगे। 2 हो गए ये। और इसके बाद देखो आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल होता है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ में, इक्वेटर के, ये हम इक्वेटर से ही मेजरमेंट कर रहे हैं। तो 66.5 डिग्री हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जैसे हम इधर से काउंट करते हुए पहुँचेंगे यहाँ तक, तो ये 66.5 डिग्री हो जाएगा नॉर्थ। इसमें भी एन लगा हुआ है, तो ये हमारा कहलाता है आर्कटिक सर्कल। ये वाली लाइन हमारी कहलाती है आर्कटिक सर्कल। अब इसके बाद लास्ट वाला हमारी बचती है अक्षांश रेखा, वो कौन सी है, अंटार्कटिक सर्कल। देखो ऊपर वाला है आर्कटिक सर्कल, कंफ्यूज नहीं होना है, नीचे है अंटार्कटिक सर्कल। नीचे हमारा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट भी पड़ता है, अंटार्कटिका महाद्वीप भी पड़ता है, तो इसी वजह से इसका नाम आप याद रख सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपका पड़ेगा अंटार्कटिक सर्कल। ये लाइन आप देख रहे होंगे पूरी। तो ये हमारा होता है 66.5 डिग्री साउथ में। अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये है हमारा साउथ में 66.5 डिग्री साउथ। तो ये हमारी हो गई हैं 4 इंपॉर्टेंट और लाइनें। एक तो हो गई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल। तो ये इंपॉर्टेंट लाइनें हो गई। अब ये हमारे जो पृथ्वी है उसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड करती है। जोन्स आप देख रहे होंगे, तो इनके बारे में अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का जो लोकेशन है, मतलब एरिया जो है कितना होता है, ये अभी हम देखेंगे। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि जो दोपहर का जो सूरज होता है वो साल में कम से कम एक बार कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर ठीक ऊपर होता है। और ये जो एरिया है सबसे अधिक गर्मी प्राप्त करता है, मतलब क्योंकि जब सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी, ये जोन देख लेते हैं हम कौन सा है। देखो हमें बताया गया है एक तो कर्क रेखा और एक ये मकर रेखा। इसके बीच का ये वाला जोन जो है, ये वाला जोन यही होता है उष्ण कटिबंधीय जोन।
या फिर टोरिड जोन इसे कहते हैं इंग्लिश में। ये वाला जो जोन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं। अब सीधी पड़ती हैं तो इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है यहाँ पर। और चीज़ें देख लेते हैं इसके बारे में। तो बिल्कुल ठीक ऊपर होता है, एक बार टॉर्च की हेल्प से देख लेते हैं। मान लो ये हमारा सूर्य है, सूर्य मान लेते हैं टॉर्च को, सूरज है ये, और ये है हमारी पृथ्वी। अब जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं वही टोरिड जोन। टोरिड जोन में क्या होता है, सीधी जो है सूर्य की इस तरह से किरणें पड़ती हैं। अब सूर्य की जो किरणें हैं बिल्कुल अगर सीधी पड़ेंगी तो आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सीधी पड़ेंगी तो बिल्कुल गर्मी होगी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। तो ये जो गर्मी पड़ती है ये हमारे इंडिया में भी इसका इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि जो इंडिया की लोकेशन है आपको पता ही है, जो टॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बिल्कुल बीचों बीच से जाती है। मतलब आप मान के चलें इंडिया की लोकेशन लगभग यहाँ पर होगी। तो जो साउथ वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है कर्नाटका वगैरह, आंध्र प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पर काफ़ी गर्मी पड़ती है। और गर्मियों के मौसम में तो और ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वैसे तो गर्मी रहती ही है, लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जब क्योंकि उस टाइम पर सूरज बिल्कुल सीधा पड़ता है यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र है सबसे ज़्यादा गर्मी प्राप्त करता है। वनों वाले चैप्टर में और हम समझेंगे, यहाँ पर वन भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, वो हम आगे समझेंगे जब वनों का चैप्टर आएगा। तो अब इसके बाद देख लेते हैं शीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कौन सा है, देखो टेम्परेट जोन है इसके ऊपर वाला। अब इन रेखाओं से अगर हम थोड़ा ऊपर जाएंगे ये वाली रेखा तक, ऑरेंज कलर जो आपको दिख रहा है ये वाला पूरा टेम्परेट जोन है। और ऊपर ही नहीं, ये नीचे वाले गोलार्ध में भी मिलेगा आपको, ये ऑरेंज वाले सेक्शन में पूरे में टेम्परेट जोन है। अब क्योंकि ये दोनों गोलार्ध में है, उत्तरी और दक्षिणी में, तो इसका नाम रख दिया है उत्तरी वाले का नॉर्थ टेम्परेट जोन, और नीचे वाले का नाम रख दिया है साउथ टेम्परेट जोन। तो इससे हमें पता चलता है कि कौन सा नॉर्थ में है कौन सा साउथ में है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक बार देखो और चीज़ समझ लेते हैं। सूरज है ये, अब देखो जो ये हमारा टॉरिड जोन था, उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र था, वहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी बिल्कुल सीधी। अब क्योंकि देखो पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी है, गोल है ना, गोल है, तो अब इसी एरिया में तो सीधी किरणें पड़ सकती हैं इसी एरिया में। अब वो गोल है तो यहाँ पे किरणें थोड़ी तिरछी हो जाएंगी ना, थोड़ी तिरछी हो जाएंगी इस तरह से किरणें हो जाएंगी, क्योंकि सीधा तो हो नहीं सकता बिल्कुल। तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो सूर्य की जो किरणें जा रही हैं वो कुछ इस तरह से पड़ती हैं तिरछी। अब तिरछी जाती हैं तो ये वाला एरिया जो है ज़्यादा गर्म भी नहीं रहता है और ज़्यादा ठंडा भी नहीं रहता, मतलब सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं, ऐसा भी नहीं कि सूर्य की किरणें नहीं पहुंच रही हैं। तो सूर्य की किरणें पहुंच रही हैं लेकिन तिरछी पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा गर्मी का जो है इन लोगों को सामना नहीं करना पड़ता है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये लोकेशन कहाँ आती है, दिल्ली वाला रीजन आपने देखा होगा, दिल्ली या फिर जम्मू कश्मीर थोड़ा ऊपर पहुँच जाता है। तो ये वाला जो एरिया होता है ये हमारे यहाँ पर मौसम बदलते रहते हैं, सर्दी भी देखने को मिलती है, गर्मी भी देखने को मिलती है, मतलब टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता है, एवरेज रहता है टेम्परेचर। तो वो इसी कारण से रहता है क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। तो मध्याह्न का सूरज कभी भी उष्ण कटिबंध से परे अक्षांश पर नहीं चमकता है। तो कर्क रेखा और मकर रेखा तक ही सूर्य बिल्कुल सीधा रहता है, उसके बाद वाली जो लोकेशन होती है वहां पर इसकी किरणें तिरछी पड़ती हैं इस तरह से। तो सूर्य की जो किरणें होती हैं या फिर सूर्य की जो गर्मी होती है वो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उधर जाएंगे, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से इधर जाएंगे ना, तो उसका सूर्य का जो ताप है ना वो कम होता चला जाएगा,
क्योंकि उसकी जो किरणें पड़ती हैं वो धीरे धीरे घटती जाएंगी। यहाँ पे तो देखो सूरज सीधे सीधे चमक जाएगा, यहाँ पे तो सीधे सीधे पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा तिरछा हो जाएगा। और ये जगह ऐसी आ जाएगी पोल वाली कि यहाँ पर तो सूरज ही नहीं पहुँचेगा, वैसे उजाला रहेगा, अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि देखो कहीं भी आप मतलब ये सूरज की जो रोशनी है काफ़ी दूर तक जाती है, तो मतलब गर्मी नहीं पहुँचेगी, लेकिन हाँ उजाला रहेगा। तो ये वाला जो एरिया होता है ये बिल्कुल ठंडा होता है। अभी हम देख लेते हैं इसको भी। तो 2 जोन हमने देख लिए हैं। उष्ण कटिबंधीय मतलब टोरिड जोन जो कि बिल्कुल बीचों बीच होता है, इक्वेटर के पास वाला एरिया। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला एरिया होता है उष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध इन दोनों रेखाओं के बाद वाला एरिया होता है आर्कटिक और अनार्कटिक अंटार्कटिक सर्कल तक। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो जोन है वो है हमारा फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड आप फ्रिज से याद रख सकते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें आपको जमी हुई मिलेंगी, मतलब बर्फ़ जमी रहती है इस एरिया में, इस एरिया में बर्फ़ जमी रहती है। ये एरिया होता है हमारा, अब क्योंकि देखो आर्कटिक सर्कल तक यहाँ तक हमने कर लिया है, तो ये वाला एरिया बचा। ये वाला जो एरिया होता है ये हमारा आता है फ्रिजिड जोन में। ऐसे ही नीचे वाला है, ये भी आता है हमारा फ्रिजिड जोन में। यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, जो एरिया आप देखते हैं बर्फ़ जमे हुए वो इसी एरिया में आते हैं। तो ये दोनों हेमिस्फीयर में होता है, नदर्न हेमिस्फीयर में भी मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी। ये आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र, आर्कटिक वृत्त हो गया ये वाला, और ये उत्तरी ध्रुव हो गया। तो इसके बीच का जो क्षेत्र हो गया ये हो गया हमारा फ्रिजिड जोन। ऐसे ही नीचे वाला क्षेत्र है ये वाला, आर्कटिक सर्कल से दक्षिणी ध्रुव के बीच में, दक्षिण ध्रुव के बीच में, ये हो गया हमारा फ्रिजिड जोन। अब ये जो क्षेत्र है ये बहुत ही ठंडा रहता है और किरणें हमेशा तिरछी होती हैं, क्योंकि कभी भी सीधी तो पड़ नहीं सकती सूर्य की किरणें, क्योंकि कभी भी सामने नहीं आ सकता, तो तिरछी किरणें पड़ती हैं। इसी वजह से यहाँ पर कम गर्मी रहती है और बहुत टाइम तक यहाँ पर बर्फ़ भी जमी रहती है। तो ये 3 प्रकार के जोन हमने देख लिए हैं। अक्षांश रेखाओं की बात होती है यहाँ पर कंप्लीट, और इसके साथ साथ हम आगे भी अभी करेंगे डिस्कस इसके बारे में, ऐसा नहीं है बिल्कुल एंड हो गया है अक्षांश रेखाओं का। तो अब हम देख लेते हैं लॉन्गिट्यूड लाइंस मतलब देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं मैंने बताई थी, जो लॉन्ग इस तरह की जो लाइनें होती हैं, इस तरह की जो लाइनें होती हैं पृथ्वी पर वो होती हैं लॉन्गिट्यूड, और जो लेटी हुई होती हैं वो होती हैं लेटीट्यूड्स मतलब अक्षांश रेखाएं। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह से याद रखेंगे। लेटी हुई से भी याद रख लेंगे, लेटीट्यूड मतलब लेटी हुई मतलब लेटीट्यूड अक्षांश रेखाएं। अब देखो बात आती है कि क्या जो है ये अक्षांश रेखाएं जो हैं हमारी, ये सफिशेंट हैं क्या किसी स्थान की लोकेशन पता करने के लिए? तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि मान लो कि सेम अक्षांश पर दोनों स्थान जो है स्थित हैं, फिर कैसे पता लगाओगे? अब जैसे मान लो यहाँ से ये वाली एक अक्षांश रेखा जा रही है, ये वाली अक्षांश रेखा जा रही है। अब एक स्थान की तो लोकेशन है यहाँ पर, एक स्थान की लोकेशन है यहाँ पर। अब कैसे पता लगाओगे कि कौन सी जगह कहाँ पर है? पृथ्वी तो हमारी गोल है, गोल गोल घूमते रहेंगे। तो इसका जो तरीका है एग्जैक्ट लोकेशन पता करने का, वो होता है हमारा लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो लैटिट्यूड लाइंस हमारी मतलब काफ़ी नहीं है किसी भी स्थान की स्थिति निर्धारित करने के लिए। देखो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि क्या किसी भी स्थान के निर्धारण के लिए सिर्फ लैटिट्यूड लाइनें काफ़ी हैं, या फिर किसी और तरह से घुमा के पूछा जा सकता है। अब देखो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर ये समझ में आएगा। अब 2 जगह की लोकेशन दी हुई है हमें। टोंगा आइलैंड 20 डिग्री साउथ में अवेलेबल है ये, और ये मॉरिशस आइलैंड 20 डिग्री साउथ में। अब दोनों का अक्षांश बिल्कुल एक ही है, 20 डिग्री साउथ। देखो मैंने बनाया हुआ भी है, ये यहाँ से गया 20 डिग्री साउथ। अब देखो यहाँ पर ये मॉरिशस की लोकेशन दी हुई है,
ये टोंगा मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है। अगर ये इसको हम ऑस्ट्रेलिया के इधर देखें तो ये यहाँ पर पड़ेगा कुछ, तो मतलब एक ही अक्षांश पे आ गए दोनों। अब बताओ कैसे पता लगाओगे? तो इसमें हम क्या करेंगे, स्थान का ठीक ठीक पता लगाने के लिए हमें ज़रूरत है लॉन्गिट्यूड लाइंस की। लॉन्गिट्यूड लाइंस की कैसे कि भाई वो ईस्ट से या फिर वेस्ट से कितना दूरी पर है, ये हमें पता चलना चाहिए ना, कि या तो इस लोकेशन का हमें ये पता चला कि ईस्ट से ये कितना दूर है, या फिर हमें ये पता चला कि वेस्ट से कितना दूर है। अब इसके लिए हम क्या निर्धारित करेंगे, एक पर्टिकुलर लाइन निर्धारित करेंगे। जैसे कि हमने इक्वेटर रेखा को एक लाइन माना था, अक्षांश रेखाओं में 0 डिग्री माना था हमने इक्वेटर को। तो 0 डिग्री से हम क्या करते हैं, नॉर्थ में जाते हैं तो हमें नॉर्थ का पता चल जाता है, इक्वेटर से नीचे जाते हैं तो हमें साउथ का पता चल जाता है। तो ऐसी एक जो है रेफरेंस रेखा होनी चाहिए, जैसे कि भूमध्य रेखा है अक्षांश रेखाओं में एक रेफरेंस के तौर पर, वैसे ही एक रेफरेंस हमें चाहिए होता है देशांतर लाइनों में भी। तो अब ये रेफरेंस रेखा है कौन सी, देखो हिंदी में ही देख लेते हैं, कभी कभी हिंदी कभी कभी इंग्लिश। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक लाइन, ये रेड कलर की लाइन, ये मानी है हमने लॉन्गिट्यूड में एक रेफरेंस लाइन। इससे ही हम मेज़रमेंट करते हैं कि भाई ये वेस्ट की तरफ कितना है और ईस्ट की तरफ कितना है। इससे ही हमें पता चलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन किसी भी स्थान की क्या है। अब देखो मान लो कि जैसे वो यहाँ पर हमारा वो था 20 डिग्री साउथ में वो दोनों स्थान थे हमारे। अब ये दूसरा स्थान यहाँ पर था हमारा, मान लो, एक तरह से आइडिया दे रही हूँ मैं। तो अब अगर हम ये कहें कि 25 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 20 डिग्री लैटिट्यूड, तो एग्जैक्ट पॉइंट पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा हमें। तो इसीलिए इन लॉन्गिट्यूड लाइंस की भी ज़रूरत हमें पड़ती है किसी की भी स्थान की एग्जैक्ट लोकेशन पता करने के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये भी वही है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली काल्पनिक रेखाएं। उत्तरी ध्रुव हमने समझ लिया है पहले ही, नीचे है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जो हमने रेखाएं खींच दी हैं उनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड या फिर देशांतर रेखाएं, और जो कि पूरी तरह से काल्पनिक हैं, पृथ्वी पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये हमने खुद बनाई हैं। अब इसमें क्या है, इन संदर्भ रेखाओं को देशांतर के यामोत्तर के रूप में जाना जाता है। मतलब ये यामोत्तर रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, देशांतरों की यामोत्तर रेखाएं कहलाती हैं ये। और ये समान डिग्री में विभाजित रहते हैं। मतलब ये वाली जो लाइन है ना हमारी, ये एक, और ये दूसरी वाली जो लाइन है, इनके बीच की दूरी समान रहेगी, इक्वेटर पे समान रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल बराबर दूरी पर ये डिवाइड रहेंगे। आप देख भी रहे होंगे, जैसे देखो हम ये वाली दूरी देखें बीच की, ये इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है, ये वाली भी इक्वल है। तो बीच में इनके बिल्कुल बराबर दूरी रहती है। इस तरह से आपको ये रेखाएं मिलेंगी। उनके बीच की दूरी लगातार ध्रुवों की ओर घटती जाती है जब तक कि ध्रुवों पर शून्य न हो जाए। इसका क्या मतलब है, देखो ये जो यहाँ पर दूरी है इनकी, यहाँ तो बिल्कुल इक्वल मिलेगी आपको विषुवत रेखा पर यानी भूमध्य रेखा पर। कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे जैसे ये हम ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, ध्रुव ऊपर है, नीचे वाला भी ध्रुव है, इस तरह से जैसे हम बढ़ेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ऊपर बिल्कुल ना के बराबर दूरी है, और यहाँ पर बिंदु जो आ गया है यहाँ पर शून्य हो गई है दूरी। तो ये जो दूरी है हमारी यहाँ पर हो गई है शून्य, और यहाँ पर थी इनके बीच में बिल्कुल इक्वल दूरी थी। ऐसे ही साउथ की तरफ जाएंगे तो साउथ की तरफ भी यही कंडीशन हमें मिलेगी बिल्कुल। तो यही है कहने का मतलब कि ध्रुवों की ओर जैसे जाएंगे घटेगी इनके बीच की दूरी। उसके बाद है, तो ये हमने समझ लिया इनकी दूरी के बारे में।
फिर है प्रमुख यामोत्तर, जो हमने भाई देखो मैंने क्या कहा था आपको, भूमध्य रेखा जो है उसको हमने रेफरेंस लाइन मान लिया अक्षांश रेखाओं के लिए। अब वहीं से मेजरमेंट करेंगे अगर हमें नॉर्थ में जाना है या फिर साउथ में जाना है। अब इसके लिए कौन सा मेजरमेंट करेंगे देशांतर रेखाओं के लिए, तो इसके लिए मेजरमेंट करेंगे हम यहाँ से प्राइम मेरिडियन, हमने एक लाइन मान ली है 0 डिग्री, ये 0 डिग्री देशांतर रेखाओं की है। तो यहाँ पर जो ये लाइन हमने खींच दी है प्राइम मेरिडियन के नाम से जानी जाती है, प्रमुख यामोत्तर के नाम से जानी जाती है, जो कि है हमारी 0 डिग्री पर। तो ये हमारी रेखा 0 डिग्री पर है। इसके बाद क्या होता है, इससे हम 180 डिग्री पूर्व की ओर, मतलब पूर्व इधर होगा, इधर 180 डिग्री हम जा सकते हैं, और इधर से 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। अब देखो कैसे पता चलेगा हमें 180 डिग्री तक। देखो ये जो आप लाइन देख रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसी ही लाइन इसके पीछे भी है। देखो गेंद की हेल्प से बताती हूँ आपको। देखो ये जो अब मान लो हमने ये लाइन खींच दी, ये हमने उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक लाइन खींच दी, ऐसे लाइन खींच दी। ऐसी ही लाइन आपको इधर भी मिलेगी, इस तरह से इधर भी मिलेगी, पीछे की तरफ भी मिलेगी ऐसे ही। और ये आगे की तरफ जो मिलेगी, ये है आपकी 0 डिग्री, और इसके बिल्कुल ठीक पीछे जो होगी, वो होगी आपकी 180 डिग्री। और एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है, जो 180 डिग्री वाली पीछे वाली लाइन है ना, वो कॉमन है पूरब की भी और पश्चिम की भी, क्योंकि एक ही तो लाइन होगी। एक ही लाइन पर ये दोनों जो है हमारी मिल जाएंगी, पश्चिमी वाली भी और पूर्वी वाली भी। तो समझ आ गया होगा ये चीज़ आपको, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, इसको समझ लेना ध्यान से। तो मतलब सामने वाली जो लाइन दिख रही है हमें, ये है प्राइम मेरिडियन मतलब प्रमुख यामोत्तर, और पीछे वाली जो इसकी लाइन है वो है हमारी 180 डिग्री। तो अब जैसे हम इसको काउंट करेंगे, हमारा ये वाला जो इधर का हिस्सा है ये हो गया पूरब वाला हिस्सा। इधर से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 180 डिग्री तक, पीछे वाली 180 डिग्री तक काउंट करते हैं। ऐसे ही हम इधर से पश्चिम की तरफ भी हम 1 2 3 करके 180 तक काउंट करते हैं। तो जो 180 वाली लाइन है वो हमारी दोनों की कॉमन रहती है, दोनों की कॉमन एक लाइन है, वो है 180 डिग्री, दोनों की कॉमन रहेगी। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। और वो जो कॉमन लाइन है वो होती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसके बारे में हम अभी आगे समझेंगे। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो अब जो है ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है, ये बाकी चीज़ें हटा देते हैं। तो अब देखो हमें कैसे पता चलेगा, इससे लोकेशन का कैसे पता चलेगा। अगर हम देखो इधर को जाएंगे तो ये होगा हमारा पूर्वी हिस्सा, इधर से जाएंगे पीछे की तरफ तो ये होगा हमारा पश्चिमी हिस्सा, पूर्वी हिस्सा पश्चिमी हिस्सा। जो हमारी पृथ्वी मूव करती है वो कुछ इस तरह से मूव करती है, पश्चिम से पूरब की तरफ मूव करती है, ऐसे मूव करती है। तो अब हमें स्थानों की स्थिति का पता लगाने में ईजी रहेगा। जैसे हम अक्षांश रेखाओं में लिखते थे नॉर्थ और साउथ, वैसे ही हम इन रेखाओं के साथ लिखते हैं वेस्ट और ईस्ट। अब मान लो हमें 20 डिग्री बोलना है, 20 डिग्री कौन सा देशांतर है, 20 डिग्री वेस्ट। 20 डिग्री ईस्ट वाला बोलना है तो 20 डिग्री ईस्ट। तो दोनों में यही अंतर है देशांतर और अक्षांश रेखाओं में, कि इनका जो हम मतलब बताते हैं कितने डिग्री पर है। तो देशांतर रेखाओं के लिए लिखते हैं ईस्ट और वेस्ट, और अक्षांश रेखाओं के लिए लिखते हैं नॉर्थ एंड साउथ। तो देखो ये प्राइम मेरिडियन बिल्कुल बीचों बीच है, और इसके जो पश्चिम में है पश्चिमी गोलार्ध, और हाँ ये वाला पार्ट हमारा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, और ये वाला कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। आपने अक्सर सुना भी होगा कि पूर्वी गोलार्ध में ऐसा हुआ, पूर्वी गोलार्ध से पवनें चली, कुछ इस तरह से सुना होगा। तो पूर्वी गोलार्ध को ईस्ट लिखते हैं और पश्चिमी गोलार्ध को हम लिखते हैं वेस्ट।
आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइम का कंसेप्ट समझना है हमें। टाइम का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर आप कितने भी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। तो देखो अभी हमें बताया गया है कि जो टाइम है पहले कैसे मेज़र किया जाता था। आपने सुना होगा कि जो पहले के लोग हैं वो सूरज देखकर बता देते थे कि सूरज अभी सिर पर आ गया है तो 12 बजे होंगे। सूरज से परछाई अगर लंबी बन रही है तो सुबह का टाइम होगा। जैसे कि ईस्ट से मतलब जिधर से सूरज उग रहा है वो पूरब होगा, और जिधर छिप रहा है उधर पश्चिम होगा। सुबह का और शाम का टाइम भी वो मतलब कई तरह से बता सकते थे। दोपहर का टाइम जब बिल्कुल परछाई गायब हो जाती है, सूरज सिर पर होता है, तो जब दोपहर बजते हैं, दोपहर के 12 बजते हैं। तो इस तरह से पहले अंदाज़ा लगाते थे, चंद्रमा को देखकर अंदाज़ा लगाते थे, और ग्रह की गति से, मतलब कई सारे तरीके होते थे। जब पहले घड़ी नहीं थी तो उस टाइम पे इस तरह से टाइम का पता लगाया जा सकता था। अब देखो पहले तो ऐसे पता लगा लेते थे, लेकिन अब हम कैसे पता लगाते हैं किसी भी जगह का समय? अब तो दूसरा तरीका होगा ना। अब तो ऐसे पता नहीं लगाते हैं, क्योंकि घंटों में हमें समय देखना होता है, मिनटों में देखते हैं कि कितना मिनट हो गए, कितना घंटे हो गए। तो उसका पता कैसे लगाते हैं? तो देखो एक कंसेप्ट तो आपको पता ही है कि पृथ्वी जो है हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करती है। इस तरह से मूव करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो ग्रीनविच के पूर्व के स्थान और ग्रीनविच समय से आगे होंगे और पश्चिम के स्थान इसके पीछे होंगे। समझ लेते हैं इसको। ये जो मैंने आपको बताया था प्राइम मेरिडियन लाइन, ये जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये जाती है लंदन के ग्रीनविच से होकर। इसको ग्रीनविच लाइन भी बोल देते हैं इसी वजह से। तो प्राइम मेरिडियन भी बोल देते हैं, प्रमुख यामोत्तर भी बोल देते हैं, और ग्रीनविच से होकर ये गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर। तो देखो ये जो लाइन है, अब हम टाइम का निर्धारण कैसे करते हैं? टाइम का निर्धारण करते हैं जैसे ये वाला जो एरिया होगा, जो ये पश्चिमी गोलार्ध होगा, ये वाला जो एरिया है ये वाला ग्रीनविच के टाइम से पीछे रहेगा। मतलब जैसे कोई टाइम यहाँ पर हमने डिसाइड कर लिया, कोई भी एक 12 बजे का टाइम हम रख लिया है, यहाँ पर 12 बज रहे हैं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो अगर हमें पीछे का टाइम देखना होगा पश्चिमी गोलार्ध में किसी भी लोकेशन का, जैसे अमेरिका का देखना है या फिर कनाडा का देखना है, कहीं का भी अगर हमें टाइम देखना होगा तो वो इस 12 बजे से पीछे का टाइम होगा। और ये हम कैसे डिसाइड करते हैं? ये डिग्री से हम डिसाइड करते हैं। डिग्री से कैसे डिसाइड करते हैं इसकी भी कैलकुलेशन अभी आगे करेंगे। तो जितने भी डिग्री पे होगा, जैसे 20 डिग्री पे होगा, उसी के हिसाब से उतना ही टाइम इसका पीछे हो जाएगा। डिग्री के हिसाब से उतना ही टाइम इसका पीछे हो जाएगा, इधर वाले हिस्से का, पश्चिमी गोलार्ध का। और ये वाला जो भाग होगा पूर्वी गोलार्ध, इसका टाइम हमेशा ग्रीनविच के टाइम से आगे रहेगा। मान लो कुछ भी डिग्री हम ले लेते हैं, मान लो 1 घंटे के हिसाब से हमने कुछ डिग्रीज ले लिए, 15 डिग्री ले लिए, तो 15 डिग्री में 1 घंटा होता है। 15 डिग्री इक्वल होता है 1 घंटे के। तो 1 घंटा अगर हम इसमें प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा? 1 बज जाएगा। तो इधर हमारा उत्तरी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में क्या टाइम होगा? 1 बजे का। जितने भी 15 डिग्री पर हमारा कितने बजे का टाइम होगा? 1 बजे का। तो ये जो है ग्रीनविच से आगे चलता है ये वाला टाइम, और ये वाला पीछे चलता होगा, पीछे चलता है। अब जैसे जो भी टाइम हमारे यहाँ पर रहता है ना, तो अमेरिका का टाइम जो है पीछे रहेगा हमसे, क्योंकि ये हमसे, अब देखो ये अफ्रीका के बाद हमारे यहाँ पर ये मैप पड़ेगा इंडिया का, यहाँ पर कुछ पड़ेगा, और अमेरिका इस वाले गोलार्ध में पड़ेगा, पश्चिमी गोलार्ध में। तो अमेरिका का टाइम हमसे पीछे रहता है। मतलब जैसे आज की डेट में 22 तारीख है आज की डेट का ही उनके यहाँ टाइम हो रहा होगा हमसे पीछे का, और डेट भी उनके यहाँ पर लेट ही आती है। जैसे मान लो आज हमारी 22 तारीख है, तो मतलब 22 तारीख की सुबह हो गई जैसे हमारी, तो उनके यहाँ पर अभी 21 तारीख की नाइट चल रही होगी। तो ऐसे उनका स्थान जो मतलब टाइम जो है पीछे रहता है। तो अब टाइम की जैसे कैलकुलेशन कैसे करते हैं इसको एक बार सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसको हम देखो उसके हिसाब से नापते हैं।
जो हमारा सर्कल होता है, सर्कल आपको पता ही है, सर्कल जो होता है हमारा ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। वैसे ही हम पृथ्वी को भी मानते हैं। पृथ्वी का जो पूरा ये सर्कल है हमारा, पृथ्वी का जो पूरा सर्कल है हमारा ये 360 डिग्री है, पूरा सर्कल 360 डिग्री है। इसको हमने 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों डिवाइड किया है? वो ऐसे डिवाइड किया है कि जो पृथ्वी है हमारी पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, और पृथ्वी एक दिन में कितने चक्कर लगाती है, मतलब सॉरी एक दिन में, मतलब एक जो अपनी धुरी पर जो चक्कर लगाती है वो कितने टाइम में पूरा करती है, वो पूरा करती है एक दिन में, मतलब 24 घंटों में। तो ये जो पूरा इसका राउंड होगा पृथ्वी का, ये जो पूरा इसका पृथ्वी का राउंड होगा 360 डिग्री, तो 360 डिग्री कितने टाइम में हो जाएगा इसका, 24 घंटों में। पूरा 300 डिग्री कितने घंटों में मूव कर जाएगी पृथ्वी, 24 घंटों में 360 डिग्री। तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 घंटे। 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 घंटे। अगर हमें 1 घंटे का टाइम निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 1 घंटे का अगर हमें डिग्री निकालना होगा तो कितना आ जाएगा। तो इंग्लिश में देख लीजिए, हिंदी में थोड़ा सा हिंदी के लेटर्स आ गए हैं। तो देखो ये हो गया हमारा, देखो 360 डिग्री में होता है 24 घंटे। अगर हम 1 घंटे की बात करें तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। 1 घंटा में यानी मिनट में देखें तो 60 मिनट, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा। 1 घंटा इज इक्वल टू कितने डिग्री, 15 डिग्री। और अगर हम 1 डिग्री का पता लगाएं कि 1 डिग्री में कितने मिनट घूमेगी, तो 1 डिग्री में ये घूमेगी 4 मिनट। 1 डिग्री में 4 मिनट हो जाएंगे। तो अब जैसे हमें डिग्री के हिसाब से पता लगाना हो ना, जैसे हमसे पूछा जाए लैटिट्यूड लाइंस का कि इतने डिग्री पर, जैसे 20 डिग्री में पूछा जाए, तो 20 डिग्री में अगर हमें पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे, तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। करके देख लेते हैं। जैसे हमसे पूछा जाए कि 20 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम होगा, मान लो कि 12 बजे हैं उस पर, चलो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे डिटेल में। अभी आप इतना समझ लीजिए क्योंकि अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे इसके बाद, तो तब समझ लेंगे, क्योंकि अभी टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। इसके हिसाब से आप बाकी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अलग अलग यामोत्तर पर समय जो है अलग अलग होना तय है। तो जो भी आपके अलग अलग यामोत्तर होंगे, यामोत्तर मतलब वही देशांतर रेखाएं जो होंगी, जैसे मान लो पृथ्वी है ये, और देशांतर रेखा एक तो यहाँ पर है, एक हमारी यहाँ पर है, एक हमारी यहाँ पर है, एक हमारी यहाँ पर है। तो ये वाली जो रेखा है, ये वाला टाइम जो होगा, और ये वाली जो रेखा होगी, ये वाला जो टाइम होगा, दोनों में अंतर होगा। इसका ही ये मतलब है इस वाली लाइन का, कि अलग अलग जो यामोत्तर होंगे हमारे, सभी पर अलग अलग समय होगा। अब देखो एक चीज़ हो रहा है इसमें, एक और कंसेप्ट है। अब अलग अलग तो समय होगा, लेकिन कुछ देश क्या करते हैं, अपने टाइम की सुविधा के लिए, मतलब हर जगह पर अलग अलग टाइम ना हो तो एक टाइम जोन भी रख लेते हैं, एक टाइम जोन भी रख लेते हैं, जैसा कि इंडिया ने किया है। अब देखो अगर हम डिग्री से काउंट करें, जो ये हमारी रेखाएं हैं, यामोत्तर रेखाएं जो हैं, ये तो अलग अलग हैं, क्योंकि हमारे जो देश का विस्तार है वो थोड़ा इतना है, काफ़ी है, मतलब लगभग 2 घंटे के बराबर आएगा अंतर दोनों, मतलब यहाँ के और यहाँ के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर आएगा। अब अगर हम डिग्री के हिसाब से टाइम रखेंगे तो मान लो यहाँ पर तो 12 बज रहे हैं, और यहाँ पर बजेगा 1, यहाँ पर बज रहे होंगे 11। अब मान लो रेलगाड़ी के चलानी है हमें, तो रेलगाड़ी की टाइमिंग तो गड़बड़ हो जाएगी ना, किस टाइम से चलेगी रेलगाड़ी, 11 बजे के हिसाब से चलेगी, 12 बजे के हिसाब से चलेगी, या फिर 1 बजे के हिसाब से चलेगी। तो इसी गड़बड़ को ख़त्म करने के लिए हमने क्या किया है, हमने अपने इंडिया में एक टाइम जोन डिसाइड कर लिया है, टाइम जोन रख लिया है, स्टैंडर्ड टाइम एक बना लिया है इंडिया का, जो कि है हमारा 82.5 डिग्री पर, जिसको हम कहते हैं मानक यामोत्तर। मानक यामोत्तर कहते हैं हम उसे इंडिया का। तो समझ में आई होगी ये चीज़।
टाइम जोन अलग अलग ना हो जाए, टाइम अलग अलग ना हो जाए, पूरे देश में सारी चीज़ें अस्त व्यस्त ना हो जाएं, उसके लिए हमने एक टाइम जोन मान लिया है हमारे इंडिया का, जो कि यहाँ पे भी माना जाएगा, जो कि यहाँ पे भी माना जाएगा। और 12 यहाँ पे बज रहे होंगे तो यहाँ पे भी 12 बजेंगे और यहाँ पे भी 12 बजेंगे। तो डिग्री के हिसाब से नहीं चलेंगे हम, इसके टाइम के हिसाब से चलेंगे। इसका टाइम तो जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसके हिसाब से डिसाइड होगा, लेकिन जो हमारी भारत की अदर लोकेशंस हैं वो इसके हिसाब से चलेंगी। तो देखो इसमें इसी से रिलेटेड एक लाइन दी हुई है, द्वारका गुजरात और डिब्रूगढ़ असम के बीच लगभग 1.25 घंटे का अंतर है, 1.25 घंटे का अंतर है। तो अब अगर हम अलग अलग टाइम जोन बनाए रखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा, रेलगाड़ी के टाइमिंग में, हर चीज़ की टाइमिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसी वजह से हमने क्या करा है, मानक मध्याह्न रेखा खींच दी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने रख लिया है, जिसका जो है पालन देश के हर कोने में हर कोई करेगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है क्योंकि लगभग 1.25 घंटे का अंतर आता है वेस्ट से साउथ में जाने पर। तो मैंने आपको देखो तिथि रेखा बताई थी, तिथि रेखा होती है हमारी ये यहाँ पर, ये मैप जो है थोड़ा फ्लैट करके दिखा दिया आपको। ये वैसे गोल पृथ्वी की संरचना ही है, ये वाली जो लाइन है इस पर दोनों लैटिट्यूड आकर मिलते हैं, लॉन्गिट्यूड सॉरी, पूर्वी और पश्चिमी दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इस पर आकर मिलते हैं, और ये हमारी होती है तिथि रेखा। तो यहाँ से ही जो है हमारी डेट जो है बदलती है, इस वाली लाइन से ही हमारी डेट बदलती है, इसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और ये है ग्रीनविच लाइन, ये यहाँ से जा रही है, ये है ग्रीनविच लाइन। तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। अगर आप CTET UPTET किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सोशल साइंस उसमें पूछा जाता है, तो ये सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे हैं साथ साथ, और इसमें अब हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना मत भूलना बिल्कुल भी, उससे आपका जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल मजबूती मिलेगी, और जो चीज़ें हमने आज पढ़ी हैं उनको आप और बेहतर समझ पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से, कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।